चलेगा। गुड इवनिंग भाई सब लोग को। निकाल लो अपने हथियार पेनों से। लिखना है कुछ लिखना होगा, क्या? चलो एक टॉपिक बचा है अपना स्टेट्स ऑफ मैटर में, आपका लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। हाँ, उसको निपटा देते हैं, चैप्टर हो गया खत्म आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। देखो जरा ध्यान दो बेटा, मुझे टास्क जो है मुझे गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अपने को पता है जो सॉलिड होते हैं ना बेटा, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल क्लोज्ड होते हैं, कुछ ऐसी पैकिंग होती है, बिल्कुल क्लोज होंगे। लिक्विड में थोड़े पार्टिकल्स एक दूसरे दूर दूर होते हैं, और गैस में ये पार्टिकल्स काफी दूर होते हैं, बराबर ना। अपने को करना क्या है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। गैस को क्या बनाना है, लिक्विड, यानी इसको चेंज करना है इसमें। तो साफ साफ समझ में आ गया होगा, पार्टिकल्स को पास लाना है, बराबर। पास कब आएगा पार्टिकल्स, जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे। भाई गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर है, अगर उसको पिस्टन से दबा दूं, वॉल्यूम कम कर दूं, तभी वो क्या हो जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, वो ध्यान समझना कि अगर मुझे किसी भी गैस को लिक्विड बनाना है, तो मान लीजिए यह है पिस्टन, और यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इन पे बढ़ा दूंगा, प्रेशर लगाऊंगा, प्रेशर बढ़ाऊंगा, मान लीजिए हम पिस्टन यहां तक लेके चले गए, तो क्या मॉलिक्यूल जो होंगे पास पास हो जाएंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि गैस लिक्विड बन गई, जबकि ऐसा भी नहीं है। रीजन क्या है, आपने क्या किया बेटा, प्रेशर को तो बढ़ाया, मॉलिक्यूल को पास पास ला दिया। अगर ये लिक्विड बन चुका होगा तो लिक्विड का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो तुम आज निकल पहन चले यार, चलो ऐसा है आप पहन के चलो समझो। अब यहाँ डायरेक्ट खेलने चला जाता है ना, सही है। खेल कूद करते फिर भी बॉडी कम नहीं हो रही है। देख मजबूत है, चलो अच्छी बात, मजबूत होना ही चाहिए। देख बेटा, तुमने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया और गैस के मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, पास पास कर दिया। अच्छा, अगर सोचो पास आ गए, अपने को लग रहा है कि लिक्विड बन गया क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास आ गए, लेकिन एक बार प्रेशर हटा के फिर से पिस्टन को ऊपर करना, देखना क्या ये मॉलिक्यूल फिर से बिखर तो नहीं गए। अगर ऐसा हो गया, इसका मतलब गैस तो अभी गैस जो है वो लिक्विड में चेंज नहीं होती, क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम होता है कांस्टेंट। तो अगर ये लिक्विड बन गया होगा तो ये वॉल्यूम फिर नहीं चेंज होना चाहिए, लिक्विड का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। और अगर हमने इस पिस्टन को ऊपर किया, ये फिर से फैल गए मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब ये क्या हुए, ये अभी भी गैस है। बात फिर हुआ कैसे होगा, फिर काम कैसे होगा फिर। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको गैस को लिक्विड बनाना हो तो पहला एप्लीकेशन प्रेशर का नहीं होता, पहला होता है टेम्परेचर का। पहले आप गैस को ठंडा करिए, कूल करिए। हर गैस का एक फिक्स टेम्परेचर होता है, नोट्स में सब कुछ नोट्स में भाई, हर गैस का एक फिक्स टेम्परेचर होता है बेटा, जहां तक आपको गैस को कूल करना होता है, और उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी हर गैस का एक क्रिटिकल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 31.1 डिग्री सेल्सियस। कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 31.1 डिग्री सेल्सियस। आपको किसी गैस का याद नहीं करना है किसका क्या होता है। तो इसका मतलब मान लो तुम्हारे पास 50 डिग्री सेल्सियस की CO2 है, 50 डिग्री सेल्सियस की CO2 है तुम्हारे पास। अब उसको तुम्हें क्या करना है, गैस में कन्वर्ट करना है। तो तुम 50 डिग्री सेल्सियस की CO2 पे, 50 डिग्री सेल्सियस की CO2 पे तुम लाख प्रेशर अप्लाई कर दो, वो कभी भी लिक्विड नहीं बनेगी, जब तक उस CO2 को तुम 31.1 तक ठंडा नहीं करोगे, उसके क्रिटिकल टेम्परेचर तक।
उसके बाद तुम प्रेशर लगाओगे तब जाके वो लिक्विड बनेगा। यानी जब भी गैस को लिक्विफाई करना होता है तो पहला एप्लीकेशन प्रेशर का नहीं होता, पहला किसका होता है? गैस को कूल करना पड़ेगा। पहले गैस को क्या करना पड़ेगा? कूल करना पड़ेगा। और कहां तक कूल करना पड़ेगा? उसके क्रिटिकल टेम्परेचर तक, उसके क्रिटिकल टेम्परेचर तक। यानी हर गैस का एक फिक्स क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, ठीक है। जिसे मैंने बोला CO2 का क्या है? 31.1 डिग्री सेल्सियस। तुमको CO2 कितने डिग्री सेल्सियस की मिली थी? 50 डिग्री। तुम 50 डिग्री सेल्सियस CO2 में लाख पिस्टन अप्लाई कर दो, तुम उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक उस CO2 को पहले 31.1 तक ठंडा ना कर दो, ठीक है। तो पहले उसको क्रिटिकल टेम्परेचर तक ले आके कूल करो, फिर उसके बाद प्रेशर अप्लाई करो, तब जाके वो लिक्विड बनेगा। बात समझा? तो बात यहाँ पे ये फंसती है कि सर क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, ये टर्म होते क्या है? एक बात सुन कि टेम्परेचर को घटाया क्यों गया। एक्चुअली क्या होता है बेटा, जैसे जैसे तुम गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, गैस एक मान लो तुम CO2 ही ले लो, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे गैस को लिक्विफाई करना डिफिकल्ट होता जाएगा। जैसे जैसे तुम टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे गैस को लिक्विफाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा। रीजन क्या है कि अगर गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। याद करिए गैस की काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो मॉलिक्यूल दूर दूर भाग जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाते ही मॉलिक्यूल दूर हो गए और तुम लिक्विड बनाने के लिए क्या करना चाहते हो? पास लाना चाहते हो। इसीलिए क्या, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो गैस का लिक्विफिकेशन डिफिकल्ट होता जाता है, ठीक है। तो एक ग्राफ से मैं आपको पहले समझा देता हूं, फिर बातें करेंगे कि कैसे प्रेशर बढ़ाने पर गैस लिक्विफाई होती है। बहुत ध्यान से देखिए, ये ग्राफ समझिएगा। मान लीजिए इस एक्सिस पे आपका मैंने ले लिया प्रेशर और इस एक्सिस पे ले लिया वॉल्यूम, ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। मान लो कोई गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मान लो कोई भी गैस है, उसका हम धीरे धीरे अलग अलग टेम्परेचर उसको लिक्विफाई करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलो मान लो सबसे पहले मैं सपोज करो 298 केल्विन पे मैं गैस को लिक्विफाई करना स्टार्ट करता हूं। तो स्टार्टिंग में मान लो प्रेशर कुछ यहाँ पे था, ये समझिए ये प्रेशर था गैस का। भाई आप समझो पिस्टन यहाँ पे है ना, मैं प्रेशर तो बढ़ाऊंगा, आराम समझिएगा बात। ये पिस्टन था, मैं क्या करूंगा, पिस्टन को नीचे लेके आऊंगा ना, यानी प्रेशर बढ़ाऊंगा। मान लो इनिशियल प्रेशर ये था 298 केल्विन पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलो जब मैं प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो मॉलिक्यूल पास आना स्टार्ट होंगे, और प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम क्या होगा बताओ? कम होगा। इसका बहुत ध्यान समझना, मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, वॉल्यूम लगातार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बहुत ध्यान से, ये वॉल्यूम क्या हो रहा है? लगातार कम हो रहा है, ठीक है। इधर आने पे वॉल्यूम कम होगा ना, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका? लगातार कम हो रहा है। इस जगह पे आपको केवल गैस मिलेगा, अभी वो लिक्विड नहीं बना है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते एक प्रेशर होगा जहां उसके नीचे तुम पिस्टन को नहीं ला पाओगे। मान लो तुम पिस्टन को नीचे ला रहे हो, बट एक ऐसा समय आएगा जहां पिस्टन रुक जाएगा ना, है थोड़ी ग्राउंड से टच कर जाएगा। भाई उसको क्या, गैस के फोर्स भी तो क्या करेंगे? अपवर्ड फोर्स लगाएंगे ना उस पे। यानी एक फिक्स प्रेशर होगा जिसके आगे फिर तुम प्रेशर को बढ़ा नहीं सकते। यानी यहाँ पे आपके मान लो जितना प्रेशर तुमने अप्लाई करना था कर दिया, अब पिस्टन इसके नीचे नहीं जा रहा है। तो बोलो सर अब वो प्रेशर करेगा क्या जो मैं बढ़ा दिया हूं? तो अब वो क्या हो गया है, अब पिस्टन से नीचे जा नहीं सकता। तो अब वो जितना प्रेशर तुमने यहाँ पे लगाया है वो प्रेशर क्या करेगा, सारे गैस को लिक्विड में चेंज करेगा। सारे गैस को क्या करेगा? लिक्विड चेंज करेगा, और तब तक प्रेशर कांस्टेंट बना रहेगा। इसका मतलब ये देखो, अब ये जोन देखो, ये इस जगह पे क्या हो रहा है, गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। गैस और लिक्विड इक्विलिब्रियम में मिल रहे हैं, दोनों चीजें मिल रही है। यानी यहां से यहां तक क्या हो रहा है, गैस लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो गैस भी मिलेगा और लिक्विड, जबकि यहां पे केवल क्या था? गैस। भाई क्योंकि देखो जब तुमने यहां पिस्टन रोक दिया, अब इसके नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब अब वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट। और वॉल्यूम कांस्टेंट किसका होता है? लिक्विड का। इसका मतलब लिक्विड का कन्वर्जन स्टार्ट हो गया होगा। बस में तो यहाँ पे गैस और लिक्विड क्या मिल रहा है? इक्विलिब्रियम में। अच्छा अब इसके ऊपर मान लो, अब यहाँ गैस लिक्विड दोनों मिल रहा है, ठीक है। अब तुम चाह रहे हो कि अब जब टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल लिक्विड बना, अब लिक्विड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो अब लाख प्रेशर बढ़ाओगे, क्या लिक्विड का वॉल्यूम चेंज होगा? क्या लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट। अब तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाते रहो, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। देखो लगातार वॉल्यूम कांस्टेंट बना हुआ है। अब यहाँ तुमको केवल क्या मिलेगा? लिक्विड। समझा? तो एक मैं यहाँ पे आपको थोड़ा एक एरिया बना लेता हूँ जिससे ये बात आपको समझ में आएगी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा गैस को लिक्विफाई करना डिफिकल्ट होता जाएगा। जरा ऐसे समझो, एक मैं ऐसे एरिया बना लेता हूँ, ठीक है।
चलो हमने 298 पे लिक्विफाई किया गैस को। अब मान लो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैस का। मान लो हमने ले लिया सपोज करो 303 केल्विन। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मतलब एक ही गैस है, उसी को मैंने इस टेम्परेचर पर लिक्विफाई किया। अब टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाते ही गैस को लिक्विफाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाते ही गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, और लिक्विड बनाने के लिए मुझे उनको पास पास लाना पड़ रहा था। इसका मतलब क्या होगा, हाई टेम्परेचर को यहां से यहां ये गया, अब यहां तक क्या गैस, यहां सॉलिड और सॉरी गैस एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम, फिर ये लिक्विड। जितना ज्यादा ये एरिया मिलेगा समझ लो उतना ज्यादा लिक्विफिकेशन हुआ है। बात समझ रहा? तो ये एरिया कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है, यहाँ ज्यादा लिक्विफाई हुई है गैस, यहाँ कम। अब मान लो यहाँ पे मैंने लिया 313 केल्विन समझाने के लिए, यहां चला ऐसे, ये फिर ये, केवल यहाँ पे गैस और लिक्विड में कन्वर्जन है बहुत थोड़ा सा। अब मान लीजिए थोड़ा सा और टेम्परेचर मान ली बढ़ा दिया मैंने, मान लीजिए इसको कर दिया 315, तो क्या होगा, गैस ऐसे गई और ऐसे निकल गई। अब इस टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई नहीं हुई है, क्योंकि ये जोन मिला ही नहीं अपने को, और इसी टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी 315 के ऊपर तुम गए नहीं कि तुम्हारी गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। ठीक है, तो व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? द टेम्परेचर बियॉन्ड विच वी कुड नॉट लिक्विफाई एनी गैसेस इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी जिस टेम्परेचर के ऊपर आप किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हो, क्या कहलाता है, क्रिटिकल। आप यहां भी लिक्विफाई किए, यहां भी लिक्विफाई किए, यहां भी, बट इस टेम्परेचर देखिए 315 के ऊपर अगर आप गए तो आप लिक्विफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अब क्या होगा, इस अब इधर देखो। अच्छा बताओ, तुमने बॉयल्स का ग्राफ जरा मुझे बताओ, जो मैं तुमको प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो बॉयल्स का ग्राफ कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, बराबर पीवी। और अच्छा 315 के नीचे का जरा हर ग्राफ ध्यान से देखना, मैं प्रेशर वॉल्यूम में ही तो ग्राफ प्लॉट किया हूं क्या, बराबर। ग्राफ तो ऐसा ना चाहिए, बट 298 से लेके 313 315 तक आपको क्या कुछ ऐसा ग्राफ मिल रहा है क्या? ऐसा ग्राफ हमने पढ़ा ही नहीं था। इसका ये ग्राफ किसके लिए था? आइडियल गैस के लिए। ये किसके लिए है? रियल गैस के लिए। ये किसके लिए है? रियल गैस। दिमाग में बस सेट कर लो, आइडियल गैस को लिक्विफाई किया ही नहीं जा सकता। बात समझा? लिक्विफाई किसको करते हैं हम? रियल गैस को लिक्विफाई करते हैं। बात समझा ना? हम, क्योंकि ये ग्राफ आइडियल तो ये ग्राफ था ना। और अच्छा ये बताओ 315 पे 315 के ऊपर अब ग्राफ क्या ऐसे ही आना स्टार्ट होगा क्या? यानी इस टेम्परेचर के ऊपर गैस क्या बन गई? आइडियल, उसको लिक्विफाई कर ही नहीं पाएंगे। बात समझा क्या? यदि लिक्विफाई केवल किसको करते हैं बेटे? रियल गैस को लिक्विफाई करते हैं। और 315 हाईएस्ट था क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी अब इसके ऊपर तुम लाख टेम्परेचर बढ़ा के लाख प्रेशर लगाओ, गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। और जितना ज्यादा ये जोन इक्विलिब्रियम मिलेगा, जितनी देर तक, समझना, उतना ज्यादा लिक्विड बन रहा है। ठीक है, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे, देखो ये डिस्टेंस आपकी कम होती नजर आ रही है। इसका मतलब लिक्विड जो बनने की जो स्पीड है या जो रेट है वो कम होता जा रहा है। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का लिक्विफिकेशन डिफिकल्ट होता जाता है। बात समझा? और एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसके ऊपर फिर आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, क्योंकि उस टेम्परेचर के ऊपर गैस आइडियल बन जाती है, और आइडियल गैस को लिक्विफाई किया ही नहीं जा सकता। बात समझा क्या? तो क्या होगा आपका, ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा? क्रिटिकल टेम्परेचर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर? The temperature beyond which you could not liquefy any gas is called critical temperature. और देखो अपने लेवल पे डेरिवेशन नहीं है कि क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला कैसे आया, क्या है। ठीक है, आपको केवल फॉर्मूला याद रखने हैं सबके, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। तो क्रिटिकल टेम्परेचर को टीसी से दिखाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 8A अपॉन 27 RB। बस फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि सारे डेरिवेशन हुए हैं वान डेर वाल गैस इक्वेशन से। वो डेरिवेशन आपके सिलेबस में है नहीं, वेरियल इक्वेशन बोलते हैं उसको, बट अपने वो डेरिवेशन नहीं याद करना कैसे आया, आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है कि क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होता है, 8A अपॉन 27 RB। ए और बी पहचान ही रहे होगे, वान डेर वाल गैस कांस्टेंट। ए रिप्रेजेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बी रिप्रेजेंट साइज फैक्टर, और आर पहचान रहे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यहां से एक बात पहचान कि अगर जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उसको लिक्विफाई करना उतना ज्यादा आसान होगा। ठीक है, जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर उतना आसान होगा गैस का लिक्विफिकेशन। बड़ा अजीब रहता है ये चीज समझने में, पर ध्यान रखना, गैसेस हैविंग मोर क्रिटिकल टेम्परेचर विल लिक्विफाई इजीली। बोलो सर ऐसा क्यों? समझो, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ए ज्यादा होगा क्या?
टीसी और ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? तो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ए ज्यादा होगा। ए क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा का मतलब गैस ऑलरेडी पास है, तो उनको लिक्विड बनाना हमारे लिए आसान हो गया ना। बात समझा कि नहीं भाई? अगर क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? आपका ए की वैल्यू बढ़ेगी। ए का मतलब क्या हुआ? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो अगर गैस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स खुद ही ज्यादा है, यानी गैस के मॉलिक्यूल ऑलरेडी क्या है? पास है, उनको लिक्विड बनाना हमारे लिए तो आसान हो गया ना। बात समझा ना? इसलिए जिस गैस का जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उसको लिक्विफाई करना उतना आसान होगा। या मैं बोलूं जिस गैस के ए की वैल्यू ज्यादा होगी वो गैस आसानी से लिक्विफाई होगी। जैसे मान लो आपसे पूछा कि बताइए HCl गैस आसानी से लिक्विफाई होगी या क्लोरीन गैस आसानी से लिक्विफाई होगी, बराबर ऐसा बोल दिया। तो अब बताओ HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें डाइपोल अट्रैक्शन टाइप का वंडर वॉल होता है। ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ लंडन फोर्स होता है। तो आप बताएं जो जितना स्ट्रॉन्ग वंडर वॉल होगा उसकी ए की वैल्यू इतना ज्यादा होगी। तो डाइपोल इज स्ट्रॉन्ग वंडर वॉल, तो ए की वैल्यू HCl के लिए क्या होगी? ज्यादा होगी, क्लोरीन के लिए कम होगी। और जिसका ए ज्यादा उसका टीसी ज्यादा, जिसका टीसी ज्यादा वो आसानी से लिक्विफाई। बात समझा क्या? इसलिए HCl आसानी से लिक्विफाई हुई इन कंपैरिजन टू क्लोरीन। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि कौन किसको आसानी से हम लिक्विफाई कर सकते हैं। बताइए बात समझ में आ गया? क्रिटिकल टेम्परेचर समझ में आ गया अच्छे से कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर आप किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते उसको आप क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी किसी भी गैस को अगर लिक्विड बनाना है तो पहले उस गैस को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर उसके नीचे तक ठंडा करिए। भाई क्रिटिकल टेम्परेचर पे भी लिक्विफाई होगी, उसके नीचे याद करो 298 से स्टार्ट किया था, 298, 303, 313 जो है क्रिटिकल टेम्परेचर तक। जैसे आप क्रिटिकल टेम्परेचर मान लीजिए इस गैस जो हमने लिया था अभी वो था 313 या 315, तो अगर कोई गैस आपके पास 400 डिग्री सेल्सियस की है तो उसको कम से कम 315 तक तो ठंडा करना ही पड़ेगा। आप और कर सकते हो 315 के नीचे और ला सकते हो तो और अच्छी बात है, तो और आसान हो जाएगा लिक्विफाई करना। बट क्रिटिकल टेम्परेचर तक तो कूल करना ही पड़ेगा गैस को अगर उसको लिक्विड बनाना है तो। समझ में आ गया? तो ये हो गया बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर, उसका हो गया फॉर्मूला। अगला टर्म आता है बेटा क्रिटिकल प्रेशर। अब भाई क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? एट क्रिटिकल टेम्परेचर कंडीशन the minimum pressure applied for liquefaction of gas is called critical pressure। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंच जाने के बाद वो मिनिमम प्रेशर जो किसी भी गैस को लिक्विफाई कर दे वो क्रिटिकल प्रेशर। बात समझिएगा? यानी क्रिटिकल टेम्परेचर आ जाने के बाद वो आप मिनिमम कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हो कि गैस लिक्विड परमानेंटली बन गई, उसको क्या बोलेंगे? क्रिटिकल प्रेशर। यानी एट क्रिटिकल टेम्परेचर कंडीशन the minimum pressure applied for liquefaction of gas is called critical pressure। और उसका फॉर्मूला होता है बेटा PC इक्वल टू A/27B²। ये आपका क्रिटिकल प्रेशर का फॉर्मूला होता है A/27B²। फॉर्मूला ही याद रखना है बस, आप कुछ नहीं। और तीसरा आता है बेटा क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है? एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन the volume of 1 mole of gas is called critical volume। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर कंडीशन पे जो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वॉल्यूम। और इसका फॉर्मूला होता है VC इक्वल टू 3B। VC इक्वल टू 3B। तो ये तीन फॉर्मूले भी याद रखोगे तो काम चलेगा आपका। ठीक है? क्रिटिकल टेम्परेचर A/27 RB, क्रिटिकल प्रेशर A/27B² और VC इक्वल टू 3B। तो ये था आपका पूरा लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। समझ में आ गया? देखो ग्राफ बना है ना, समझाया है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका पूरा स्टेट्स ऑफ मैटर। अब देखो जो इसमें जो लिक्विड वाला पार्ट दिया ना वो आपके बोर्ड के स्कोप से तो डिलीट किया गया है। ठीक है, जो लिक्विड सॉल्यूशन दिया है इसमें सरफेस टेंशन होगा, विस्कोसिटी होगा और वेपर प्रेशर होगा। बात समझो, सरफेस टेंशन को मैं पढ़ाऊं भी तो बेटा उतना डिटेलिंग नहीं कर पाऊंगा जितना फिजिक्स में किया जाएगा सरफेस टेंशन, क्योंकि फिजिक्स में सरफेस टेंशन पूरा चैप्टर बन के आएगा। विस्कोसिटी आप फिजिक्स में पढ़ोगे चैप्टर ही पूरा, इसलिए हम उस चीज को नहीं यहाँ डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि केमिस्ट्री में इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और पूछा भी जाएगा तो फिजिक्स में तो आप पढ़ोगे ही ना, तो क्या उसके कंसेप्ट आप केमिस्ट्री में नहीं लगा पाओगे क्या अगर याद है तो? बात समझा ना? तो फिजिक्स में सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, हालांकि मैंने नोट में पिछले साल पढ़ाया था, बट इस साल मैं जरूर नहीं समझ रहा हूँ कि सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी पढ़ाऊं। ठीक है, क्योंकि आपको 11th में अगर ये बोर्ड में रहता है तो केवल डेफिनेशन पूछते हैं कि सरफेस टेंशन क्या होता है। द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड सरफेस टू रिमेन इन देयर मिनिमम सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ठीक है, और विस्कोसिटी क्या होता है कि जब भी लेयर लिक्विड फ्लो होता है तो लेयर के फॉर्म में फ्लो होता है, लिक्विड जब भी फ्लो होता है एक के ऊपर एक लेयर फ्लो करती है। ठीक है, ऐसे लिक्विड फ्लो होता है।
तो जो लेयर के बीच जो फ्रिक्शन का फोर्स काम कर रहा है इसी को विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। द फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट इन द लेयर ऑफ लिक्विड, बिटवीन लेयर ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। इतना ही केमिस्ट्री पूछते हैं, बाकी फिजिक्स में तो बहुत डिटेल में पढ़ोगे विस्कोसिटी कोएफिशिएंट वगैरह क्या होता है, ठीक है। पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे सरफेस केमिस्ट्री का कि सोप बबल में अगर हम धागा छोड़ देते हैं गोला सा तो अपने आप स्ट्रेच हो जाता है, बहुत सारी बातें वहां पे लोग करेंगे, ठीक है। तो अपन लोग सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी वगैरह यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज बचता है वेपर प्रेशर, उसको भी मैं यहाँ पे स्किप क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर, क्योंकि अभी ये बोर्ड के एग्जाम में तो आएगा नहीं लिक्विड सॉल्यूशन, तो टेंशन लो मत। और एंट्रेंस दोगे तो आफ्टर 12th दोगे, तो जब मैं सॉल्यूशन कॉलिगेटिव पढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर में डिटेल में पढ़ाऊंगा वहां पे कि वेपर प्रेशर होता क्या है, किन किन बातों पे डिपेंड करता है। हालांकि नोट्स में लिखा है कि इसको बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए तो नोट्स से पढ़ लेना वेपर प्रेशर क्या होता है, बट कोई इतना अर्जेंट नहीं है अभी के लिए, क्योंकि अपन लोग 12th के बाद ही एंट्रेंस का सामना करने वाले हैं, तब तक सब पढ़ा दूंगा, बात समझाना। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, हालांकि ये भी नहीं है आपके बोर्ड के स्कोप में, ये भी डिलीट किया गया है, ठीक है। बट नीट और जेई से बेटा, जेई से तो साथ कुछ डिलीट किया गया है, नीट से तो कुछ नहीं डिलीट किया गया है। हर 4 दिन में स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। अभी 3 दिन पहले बोला डिलीट करेंगे, कल फिर पोखरियाल साहब ने बोला कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सब आएगा, हाँ पलट जाएंगे, इसलिए पूरा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बोले 12th का हम कुछ नहीं डिलीट करेंगे, मतलब जो 12th वाले हैं, जो 2 चैप्टर बायो में तो 2 चैप्टर डिलीट किया गया था, बोल दिया कुछ नहीं, नीट के लिए पढ़ाइए। समझ में आ गया पूरा ये? आइए अब हम बात करते हैं बेटा आपका नया चैप्टर, हाँ, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। चलिए चलो बेटा ध्यान दो अब। हाँ हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्या नाम है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मतलब स्टार्ट करना है मोजले से, बट हम पूरा पढ़ेंगे एकदम स्टार्ट से ही, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ठीक है। आपको बोर्ड के स्कोप में केवल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, यानी जो ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पेपर बड़ी रैंक बर्नर वाली, बट अपने को अगर अच्छे से पीरियोडिक टेबल को समझ तो बिल्कुल शुरुआत कहाँ से हुई थी वहां से चलना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा नहीं है, हिस्टोरिकल अप्रोच है, 1 घंटे में पूरा हो जाता है हिस्टोरिकल अप्रोच मॉडर्न के पहले वाला, कि क्या था, कैसे क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ था, तो अपन लोग पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी 10th में भी थोड़ा सा पढ़ के आए होंगे, बराबर। चलो देखो, पीरियोडिक टेबल है क्या, मेरी बात सुनो, बात मत करो, अब कहानी है, सुन लो। पीरियोडिक टेबल क्या होता है बेटा, कि अगर जितने भी नोन एलिमेंट्स है, व्हाट इज द पीरियोडिक टेबल, कैसे डिफाइन करेंगे, कि जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं अगर उनको हम उनके प्रॉपर्टी के बेसिस पे इस तरह से अरेंज करें कि सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट सेम टेबुलर फैशन में आ जाए, उसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। यानी इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स according to their property in such a way that similar properties elements are grouped together in a same tabular fashion, उसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। यानी जितने भी नोन एलिमेंट है उनको उनके प्रॉपर्टी के बेसिस पे अगर इस तरह से अरेंज किया जाए कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट सेम ग्रुप में आ जाए, उनको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। जैसे हम देखो जब अरेंज करते हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये सब सेम टेबुलर फैशन में आए, सेम ग्रुप में आए, तो इनका मतलब इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। सेम ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए, बात कम करोगे तभी मजा आएगा, आप बात करते जाओगे तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। आप बस बात को सुनिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, स्टार्टिंग कहां से हुई मैं वहां से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। जब 10-15 बीसी एलिमेंट थे तब से कहानी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो एलिमेंट को क्लासिफाई करने में जो सबसे पहला नाम आया वो था लेवोजियर क्लासिफिकेशन।
लेवोजियर क्लासिफिकेशन, एंटोनी लेवोजियर इज कॉल्ड फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, बात लगातार हो रही भाई, मैं बाहर कर दूंगा। सिस्टम बात करना है लेकिन बाहर निकल जाओ, मैं इधर मुड़ता हूँ, आप बात करना स्टार्ट कर देते हो। नहीं पढ़ना बेटा निकलना, काहे नहीं फालतू कर रहा है। बाहर ऑनलाइन भी चल रहा है, जाके वहां बाहर बैठ के ऑनलाइन लेक्चर ले लो। ऑफलाइन कोई मतलब निकलता है ना जब इस तरह से बिहेव कर रहे हो। तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तुमको बात करने की पड़ी हुई है, पता नहीं कितनी बात लेके आए हो। अभी 1.5 घंटे बाद बात ही करोगे ना बाहर निकल के, तो वहां सब कर लिया करो फालतू की बातें बाहर। जब लेक्चर चल रहा है तब तो एकदम मूर्ख हो, इसका मतलब तुम लोग ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है, पैसा भी दिया है सुनना भी नहीं है। बाकी हर जगह जाते हो पैसे दे तो पूरा वसूल करते हो, बराबर है कि नहीं? और यहाँ पैसा देके बेवकूफ बन रहे हो, क्या दिमाग है। लेवोजियर क्लासिफिकेशन समझो, इसमें क्या है, इन्होंने जो एंटोनी लेवोजियर थे फादर ऑफ केमिस्ट्री इनको बोलते हैं, और पहला नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का इन्हीं को मिला था। तो अब जरा समझिएगा कि सबसे पहले अगर बात करें, इनके समय में जितने भी एलिमेंट थे, ज्यादा नहीं होंगे, 20-25 ही रहे होंगे, कितने थे वो अपने इंटरेस्ट की बात नहीं है, ठीक है। जितने भी एलिमेंट थे उनको इन्होंने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, सिंपल सा क्लासिफिकेशन था कि जितने भी एलिमेंट, सुन लो, छोटी छोटी बातें हैं, इग्नोर करने से मतलब नहीं है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स क्या होता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनको मेटल्स बोलते हैं, यानी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज मेटल? एलिमेंट व्हिच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल। नॉन मेटल, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नॉन मेटल। बात समझा क्या? यानी मेटल क्या होते हैं? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बेटा लूज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? मेटल। अब वो सब डेफिनेशन भूल जाओ कि मेटल सोनरस होते हैं, गुड लस्टर होता है, चमकते हैं, बजते हैं, फैलते हैं, पिटते हैं, ये सब ठीक है, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं, ये सब फालतू बातें। अब डेफिनेशन पे आओ, मेटल्स क्या होते हैं? एलिमेंट व्हिच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल। जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को रखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मेटल। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोडियम है बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बनता है। अब ये टेंडेंसी को इसने रखा क्यों? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, और हर एटम चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो सबकी निगाहें इनर्ट गैस पे कि भाई वो क्यों रिएक्शन नहीं कर रहा है, किसी कोई भी जाता हाथ दिखा देता नहीं, ऐसा क्यों? बाद में पता चला यार इन जितने भी इनर्ट गैस सबके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो किसी से रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। तो रूल बन गया ऑक्टेट रूल। इसका मतलब इनर्ट गैस को देखा गया, वो किसी से रिएक्शन नहीं कर रहा है, फिर रीजन देखा गया ऐसा क्या है इनर्ट गैस में किसी से रिएक्शन नहीं करता। तो सब निकल के बाद सामने है यार, इनर्ट गैस के वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में सब में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब लुईस ने अपना दिमाग लगा दिया, किसका मतलब अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ना वो फिर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना गेन करेगा। तो हर एटम के अंदर ये होड़ मच गई, चलो भैया हम भी अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख के स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो बताइए सोडियम 2 8 1 है, इसके पास 8 करने के, वैलेंस शेल में 8 करने के 2 तरीके, या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे या तो 1 लूज करे। जहां कम इलेक्ट्रॉन से लेन देन से बात बन जाएगी वही काम अच्छा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इसका मतलब इस एलिमेंट के पास लूज करके ऑक्टेट कंप्लीट किया, इसका मतलब सोडियम मेटल है। बात समझा क्या? और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 and 8। समझ में आ गया? तो जो एलिमेंट बेटा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी है इसलिए मेटल की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, टेंडेंसी यानी एक के कंपैरिजन में दूसरी टेंडेंसी हम देखते हैं, भाई इससे बड़ा कोई मेटल होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना और आसान होगा, वो ज्यादा मेटालिक होगा। सोडियम से बढ़िया मेटल पोटेशियम होगा, पोटेशियम से बढ़िया मेटल रुबिडियम हो गया, रुबिडियम से बढ़िया मेटल कौन होगा? सीजियम, क्योंकि टॉप टू बटन चलने पर साइज बढ़ता है। ये रहा लिथियम, ये रहा सोडियम, ये रहा पोटेशियम, ये रहा रुबिडियम, मान ऐसे, और ये न्यूक्लियस। अब जरा समझो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाएगा। इसलिए जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। बात समझना, इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो क्या होगा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं बेटा क्या बोलते हैं हम? मेटल। अच्छा, नॉन मेटल एलिमेंट व्हिच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन लिया फ्लोराइड। अब ऐसा क्यों किया? या फ्लोरीन के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन 2 and 7 बराबर,
अब इसके बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ये भी तो चाहेगा ना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, ऑक्टेट क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, फ्लोरीन नॉन मेटल है। समझा कि नहीं इतनी बात, सिंपल सी बात। लॉजर ने क्या बेटा, जितने भी उस समय एलिमेंट्स नोन थे उनको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। फिर बात आई, फिर ड्रॉबैक क्या आया, क्यों कमी रह गई, आगे की खोज क्यों स्टार्ट हुई फिर, क्योंकि जैसे जैसे एलिमेंट की डिस्कवरी बढ़ती गई, अब इनकी लिमिटेशन की बात कर रहा हूं, इनका ड्रॉबैक क्या था, लिमिटेशन। जैसे जैसे बेटा एलिमेंट की डिस्कवरी बढ़ती गई, कुछ ऐसे नायाब एलिमेंट सामने आए जिनमें मेटल की भी प्रॉपर्टी थी और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी, उन जिसको आज के समय में मेटलॉइड या सेमी मेटल बोलते हैं। तब ये कंफ्यूज हो गए, ये नया क्या आ गया। भाई इनके कॉपी में दो ही लाइन थी, इधर मेटल इधर नॉन मेटल, तीसरा खींचे भी नहीं थे ये और कुछ हो सकता है, या तो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था या तो गेन कर रहा था। कुछ ऐसे भी एलिमेंट आ गए जो इलेक्ट्रॉन लूज भी करते थे, गेन भी, जिसको हम मेटलॉइड बोलते हैं, जैसे एंटीमनी, जिंक, आर्सेनिक, एसएन, पीबी, एल, ये सब क्या है, एम्फोटेरिक है। जर्मेनियम, टेन, ये सब क्या है, एम्फोटेरिक मेटल है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज भी करते हैं, गेन भी करते हैं, तो ये तो ना यहाँ आएंगे ना यहाँ आएंगे, इसीलिए इनका क्लासिफिकेशन फेल हो गया। यानी जैसे जैसे एलिमेंट की डिस्कवरी बढ़ती चली गई, कुछ ऐसे एलिमेंट नए डिस्कवर हुए जिनके अंदर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी दोनों होती थी, जिनको हम क्या बोलते थे, मेटलॉइड। तो ये कंफ्यूज हो गए, इनको कहाँ जगह दें, क्योंकि हमने तो 2 ही चीजें बताई है, मेटल और नॉन मेटल। समझ में आ गया। तो ये पहला था क्लासिफिकेशन लॉवॉसियर का। इसके बाद आए थे बेटा, सेकंड था आपका प्रॉट्स कंसेप्ट। प्रॉट्स कंसेप्ट देखो, इनका ही मानना अजीब ही था। ये बोलते थे कि इनका एजम्पशन क्या था कि he assumed that all the elements are made up of hydrogen। इनका क्या माना था कि जितने भी एलिमेंट है कहीं ना कहीं हाइड्रोजन से ही मिलके बने, यानी ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। इनका मानना था ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए देखिए अगला देखिए, और इन्होंने क्या बोला कि एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट is equal to n into atomic weight of hydrogen। एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी वेट का जो बेटा सॉरी किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा n टाइम्स ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1 ग्राम बराबर, ये तो फिक्स है, यानी ये पार्ट क्या है, फिक्स है 1। n क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अभी समझाता हूं, देखो जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम का एटॉमिक वेट होता है 7 बराबर, तो इनका क्या मानना था कि 7 हाइड्रोजन को जोड़ दो तो लिथियम बन जाएगा। अगर 7 हाइड्रोजन को मैं जोड़ दूंगा, बताओ एटॉमिक वेट हाइड्रोजन कितना, 1, इसका कितना आया है, तो कितने हाइड्रोजन लूं कि इससे बना जाए, 7 into 1। समझा क्या, 7 हाइड्रोजन को लोग क्या बन जाएगा, लिथियम। 20 कैल्शियम 40, इसका एटॉमिक वेट क्या है 40, तो यहाँ एटॉमिक वेट हाइड्रोजन 1, कैसे आएगा 40 हाइड्रोजन लो, यानी 40 हाइड्रोजन को जोड़ोगे तो कैल्शियम बन जाएगा। बहुत पहले की बात है, बकवास किए थे, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। 40 क्या जोड़ोगे आप, 40 हाइड्रोजन को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम। 7 नाइट्रोजन 14, कितने हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, मिलेगा 14 हाइड्रोजन। सब कुछ सही चल रहा था, बट फिर इनका भी ड्रॉबैक, कुछ ना कुछ तो कमी आएगी। आइए लिमिटेशन, फेल क्यों हुए, कुछ ऐसे भी एटम सामने आए जिनके एटॉमिक वेट फ्रैक्शन में थे, तब ये गड़बड़ हो गया। जैसे क्लोरीन 35.5, अब क्या बोलेंगे ये कि 35.5 हाइड्रोजन को जोड़ा गया है। एटम आर इनडिविजिबल, एटम को डिवाइड कर सकते हो भाई, 35 हाइड्रोजन समझ में आ रहा है, 0.5 हाइड्रोजन क्या होता है, ऐसा तो होगा नहीं। स्ट्रॉन्सियम 87.5, अब बोलो फ्रैक्शन में आ गया इसका एटॉमिक वेट, और यह पता है कि जब भी एटॉमिक वेट फ्रैक्शन में आता है इसका मतलब वो एवरेज एटॉमिक वेट होता है। सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाया था, सारे आइसोटोप का A1X1 + A2X2 / X1 + X2 से निकालते हैं। यानी जब आपका कुछ ऐसे एटम सामने आए जिनका एटॉमिक वेट किस में था बेटा, फ्रैक्शन में था, तब इनकी थ्योरी फेल हो गई कि ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। जब तक प्रॉपर नंबर आ रहा था तब तक ठीक था, फ्रैक्शन आया तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि अब नहीं बोल सकते ना कि
35.5 हाइड्रोजन को जोड़ूंगा तो क्लोरीन बनेगा। समझ में आया क्या? तो सिंपल सा क्या प्रॉड्स कंसेप्ट। अच्छा, इसके बाद आता है डॉबेरेनर ट्रायड, खूब पढ़ा होगा 10th में। ये लोग डॉबेरेनर ट्रायड्स, ठीक है। और यहां से बेटा एंट्रेंस में भी क्वेश्चन पूछते हैं, बट वो चीज तुमको टेंथ में बताया नहीं गया होगा कैसे क्वेश्चन एंट्रेंस में आ जाते हैं डॉबेरेनर से। देखो डॉबेरेनर ट्रायड क्या हुआ, इन्होंने क्या बोला बेटा, ही मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी। ऐसे किसी को भी रैंडम 3 नहीं उठा लिया, ऐसे 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। और क्या ऑब्जर्व किया कि जो मिडिल वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक वेट है वो पहले और तीसरे का एवरेज या एवरेज के आसपास होता है। एग्जैक्टली एवरेज में नहीं बोलूंगा, कभी कभी एग्जैक्टली आता है, कभी कभी आसपास आएगा, ठीक है। यानी ही मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड assumed that and concluded that the atomic weight of middle element is the average or near the average of first and third, ठीक है। एग्जांपल करते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और आज भी देखो ये सेम ग्रुप में ही रखे गए हैं, मतलब काम अच्छा किया था उसने। ऐसा नहीं था, अगर सोचो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, और आज भी अपने को पता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, और सेम ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम। तो आज भी देखो ये सेम ग्रुप में है, यानी काम अच्छा था उसका, इधर उधर काम नहीं किया था, बढ़िया काम किया। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ऐसे 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया जिनकी प्रॉपर्टी क्या थी, सिमिलर थी। अच्छा, लिथियम का एटॉमिक वेट होता है 7, एटॉमिक नंबर इसका 3, इसका एटॉमिक वेट होता है 39, ये 19, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। चलिए, तो उसने क्या बोला कि 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया जिनकी प्रॉपर्टी क्या थी, सेम, और क्या देखा, जो मिडिल वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है वो पहले और तीसरे का एवरेज या एवरेज के आसपास। चलिए, इसका मतलब अगर लिथियम का मैं सोडियम का निकालूं 39 प्लस 7 अपॉन 2 ना, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 23, इसका एटॉमिक वेट आ गया 23। बात समझा? इसका मतलब जो मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा वो पहले और तीसरे का क्या होगा, एवरेज या एवरेज के आसपास ही होगा, बहुत दूर नहीं होगा। जैसे और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमने ले लिया बेटा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसका एटॉमिक नंबर 17, इसका 35, इसका 53, ये एटॉमिक नंबर हुआ। क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है 35.5, आयोडीन का होता है 127, आयोडीन का कितना होता है 127। तो आज भी देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी प्रॉपर्टी सेम ही होगी। तो बेटा मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट कितना आएगा, इन दोनों का एवरेज, यानी 127 प्लस 35.5 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व करोगे बेटा तो आएगा 81.2, और ब्रोमीन का एटॉमिक वेट होता है 88। मैंने क्या बोला, एवरेज और नियर द एवरेज, समझा क्या? तो 81.2 ब्रोमीन का होता है 80। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, एग्जैक्टली एवरेज आएगा, कहीं एग्जैक्टली भी आ सकता है, कहीं आसपास आएगा, ठीक है। और एक केस देख लो यहाँ पे, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये है एल्कलाइन अर्थ मेटल के एलिमेंट्स हैं ये सब। याद है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इसका 38, इसका 56, इसका 40 होता है, इसका होता है आपका 137 एटॉमिक वेट। तो स्ट्रोंशियम का कैसे निकालोगे बताओ, 137 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, 88.5, इसका होता है 87.5 स्ट्रोंशियम। बात समझा ना? तो सिंपल सा रूल क्या है, डोमिनेंट ट्रायड रूल क्या है कि ही मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, और क्या देखा कि जो मिडिल वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा वो पहले और तीसरे का एवरेज या एवरेज के आसपास, ठीक है। चलो, ये तो कहानी हुई बिल्कुल सही। अब एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपको क्या 3 के 4 ऑप्शन देंगे, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमिनेंट ट्रायड, इसमें से कौन सा डोमिनेंट ट्रायड है। तो कैसे पता करेंगे, देखो आप क्या सोचोगे, सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो मार दो ऑप्शन, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोल रहा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन डोमिनेंट ट्रायड है, तुम अगर ये
समझोगे भैया सेम ग्रुप के एलिमेंट क्या डोमिनेंट ट्रायड, अब तो ये भी डोमिनेंट ट्रायड है, बराबर है कि नहीं। जरा सुनो डोमिनेंट ट्रायड कौन से 3 एलिमेंट होते हैं, उनकी 2 शर्तें होती हैं। डोमिनेंट ट्रायड वही 3 एलिमेंट होंगे, पहली बात जो पहले जो सेम ग्रुप से बिलोंग करें, सेम ग्रुप से बिलोंग करें, और तीनों के एटॉमिक नंबर में या तो 8 का डिफरेंस हो या तो 18 का डिफरेंस हो। तीनों के एटॉमिक नंबर में या तो 8 का डिफरेंस हो या तो 18, ऐसा नहीं होगा यहाँ 8 हो यहाँ 18 हो, ठीक है, या तो 8 8 या तो 18 18, ठीक है। यानी फॉर डोमिनेंट ट्रायड क्या क्या, फर्स्ट द 3 एलिमेंट शुड बिलोंग टू द सेम ग्रुप एंड द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर 8 और 18। अच्छा चलो अब देखते हैं क्या डोमिनेंट ट्रायड है क्या। लिथियम सोडियम पोटेशियम क्या सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यस। अच्छा लिथियम और सोडियम के एटॉमिक नंबर में कितने का डिफरेंस है, 8, 11 और 3 में 8 का डिफरेंस, और 11 और 19 में भी 8 का डिफरेंस। बात समझा क्या, ठीक है। आइए यहाँ देखिए, पहली बात तो क्या क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सेम ग्रुप से बिलोंग करता है, और अगला क्या चेक करना है, एटॉमिक नंबर में डिफरेंस, 70 और 35 में 35 और 53 में 18 का डिफरेंस, ये डोमिनेंट ट्रायड है। बात समझा क्या। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 18 का डिफरेंस और यहाँ पे भी 18, तो ये डोमिनेंट ट्रायड है। बात समझा क्या। अच्छा मैं आपसे ये पूछ रहा था, समझो मैग्नीशियम कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, अब कहने को देखो तो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम दे बिलोंग टू सेम ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल। पूछा गया क्या ये डोमिनेंट ट्रायड है क्या, इसका एटॉमिक नंबर 12, इसका 20 और इसका 38। कहने को तो पहली शर्त पूरी कर रहे हैं, वो सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन 12 और 20 में डिफरेंस 8 का 20 और 18, ये डोमिनेंट ट्रायड है। समझा क्या। डोमिनेंट ट्रायड होने के 2 चीजें आपको देखना है, क्या क्या, पहला आपका कि सेम ग्रुप से बेटा बिलोंग करना चाहिए, और जो 3 एलिमेंट है ट्रायड में अगर ज्यादा होगा तो क्या, ज्यादा होगा तो ट्रायड नहीं होगा भैया, डॉक्टर जो बताया वही तो पढ़ोगे ना, ज्यादा होगा तो ट्रायड नहीं होगा, ठीक है भाई। क्यों देखो अगर इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस सेम होगा तभी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम होगी, बात समझिएगा। इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस सेम है यानी प्रॉपर्टी भी इनकी क्या होगी, सेम होगी। तो होगा क्या कि आपको 2 चीजें चेक करना है, सेम ग्रुप, बट सेम ग्रुप से डायरेक्ट आंसर नहीं मारना है, चेक करना है जो तीनों एलिमेंट दिए गए हैं। अरे कौन है भाई, केमिस्ट्री के लिए नीट के लिए भैया नीट गाइड ले लो, केमिस्ट्री की नीट गाइड आती है एमटीजी की, ले लो उसको। और डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर कितना, 8 का या तो 18 का, समझा। सारी कहानी समझ में डोमिनेंट ट्रायड की। अच्छा अब बात आई ड्रॉबैक क्या है। ड्रॉबैक क्या भैया, जितने एलिमेंट उस समय नोन थे उनमें सबको 3-3 के फॉर्म में रखना था, तो जरूरी नहीं था ना कि जितने एलिमेंट हो सब 3-3 में प्रॉपर्टी सेम ही मिल जाए, यानी जितने भी एलिमेंट नोन थे उन सबको ट्रायड के तौर पे लिख पाना डिफिकल्ट हो रहा था। भाई ऐसा तो नहीं रैंडमली 3 को उठा के रख दिया लो ट्रायड, ऐसा नहीं है। पहले प्रॉपर्टी पढ़िए, प्रॉपर्टी सेम करिए, डिफरेंस एटॉमिक नंबर का सेम करिए, तब जाके आप ट्रायड बोल पाते थे, ठीक है। सेम ग्रुप से बिलोंग करने पे भी ट्रायड बोलना ठीक नहीं था जब तक एटॉमिक नंबर डिफरेंस 8 का या 18 का ना हो। तो उस समय जितने भी नॉन एलिमेंट थे सबको ट्रायड के तौर पे अरेंज कर पाना डिफिकल्ट हो रहा था। बात समझ में आ रहा है। ये हो गया डॉर्बिनर ट्रायड रूल, पहला लेवोजियर, दूसरा प्रॉट्स, तीसरा डॉर्बिनर ट्रायड, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। समझिए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है। देखो जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है ना, ये थोड़ा न्यूलैंड जो थोड़ा संगीत प्रेमी टाइप का, ठीक है। तो इनका क्या मानना था कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए ऑर्डर में रखें तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले के सिमिलर, यानी if elements are arranged in the increasing order of their atomic weight then property of every 8th element are similar to the first one like in case of musical vowel सा रे गा मा पा धा नी सा। बात समझा क्या। यानी जैसे फॉर एग्जांपल देखो ध्यान समझो, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ध्यान रखिए जब न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव आया था तो उस समय तक इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं हुई थी, ठीक है, इसलिए मैं इनर्ट गैस वहां नियॉन नहीं रखता हूं, ठीक है, उस समय इनर्ट गैस आई ही नहीं थी।
तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। अच्छा, लिथियम के नीचे क्या आता है? सोडियम। बेरिलियम के नीचे क्या होता है? मैग्नीशियम। बोरान के नीचे एल्यूमिनियम। कार्बन के नीचे सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। बराबर। आप पीरियोडिक टेबल जरा खोल के बैठिए, जो लॉन्ग फॉर्म बनी, तो ये तभी मजा आएगा इसको समझने में। ठीक है। सोडियम के नीचे आपका क्या होता है? पोटेशियम। मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब एक बात जरा समझो, इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं थी। अब एक बात समझो, ये एस ब्लॉक और ये पी ब्लॉक, ध्यान से देखिएगा पीरियोडिक टेबल में। अच्छा, अगर मैं पहला, अच्छा एक बात बताओ, जरा समझो, क्या ये एक ग्रुप है? ये भी एक ग्रुप है। सारे ग्रुप ही तो है ना बेटा। एक ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। तो अगर मैं पहला एलिमेंट लिथियम को मानूं, अगर मैं पहला एलिमेंट लिथियम को मानूं, तो आठवां कौन सा होगा? ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। सोडियम देखिए लिथियम के नीचे है। बात समझा क्या? आठवीं की प्रॉपर्टी पहले की सिमिलर है। भाई सेम ग्रुप में रखे वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम। अगर इसको 1 मानूं तो आठवां एलिमेंट कौन है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अभी आप इनर्ट गैस मत गिनना, क्योंकि इनर्ट गैस आते टोटली फ्लॉप हो गए थे। बात समझा क्या? तो ये क्या हो गया? सोडियम। इनके समय में इनर्ट गैस डिस्कवर ही नहीं। अच्छा, अगर इसको तुम फर्स्ट एलिमेंट मानो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, देखिए समझ में आ रहा है क्या? तो हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले की क्या थी? सिमिलर थी। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया चला, अच्छा चल रहा था इनका, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट अब इनका ड्रॉबैक्स। कैल्शियम के बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव नहीं लग रहा। रीजन देखो, आपने पीरियोडिक टेबल देखना, कैल्शियम के बाद तुमको 10 एलिमेंट दिख रहे होंगे डी ब्लॉक के, 21 स्कैंडियम टू 30 जिंक, फिर 31 गैलियम से देखो 36 क्रिप्टन दिख रहा होगा, 6 पी ब्लॉक के। तो अब बताइए, अगर मैं कैल्शियम को फर्स्ट एलिमेंट मान लूं, बहुत ध्यान से, इसके बाद 10 एलिमेंट कौन से दिख रहे होंगे आपको? डी ब्लॉक के। अब उसके बाद 6 एलिमेंट दिख रहे होंगे पी ब्लॉक के। तो अब देखो, अगर इसको 1 मानूं तो ये 10 एलिमेंट डी ब्लॉक के, ये 6, ये 16, ये 17, फिर 18वां एलिमेंट क्या होगा? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। जबकि प्रॉपर्टी 8वें की सिमिलर होती है पहले से। जबकि अगर तुम कैल्शियम को 1 मानोगे तो आई होप जो अगला सेकंड आ जाएगा आपका स्कैंडियम, थर्ड आ जाएगा टाइटेनियम, ठीक है, फोर्थ आ जाएगा वेनेडियम, 5 आ जाएगा क्रोमियम, 6 आ जाएगा आयरन, 7 आ जाएगा आपका मैग्नीज, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट। यानी 8वां एलिमेंट आपको कोबाल्ट मिलेगा। अगर कैल्शियम को आप 1 मानिए तो टेबल आप देखिए, 8वां एलिमेंट क्या है? कोबाल्ट। कोबाल्ट डी ब्लॉक का एलिमेंट है, कैल्शियम एस ब्लॉक का है। प्रॉपर्टी में जमीन आसमान का फर्क है। बात समझा क्या? इसका मतलब कैल्शियम के बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव टोटली फ्लॉप। रीजन क्या है? क्योंकि कैल्शियम के बाद जो सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट होता था वो 8 के बाद नहीं 18 के बाद रिपीट होता था। बात समझ आ रहा है क्या? और इनका नियम क्या था? 8 का नियम था। तो समझ में आ गया, कैल्शियम फ्लॉप हुए। अगली बात, चलो कम से कम कैल्शियम तक तो गनीमत ही चल रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही रैमसे ने इनर्ट गैस की डिस्कवरी कर दी और उसको जीरो ग्रुप में प्लेस कर दिया आफ्टर हैलोजन, तो यहाँ पे आ जाएगा नियॉन, यहाँ पे आ जाएगा, यानी जैसे इनर्ट गैस की डिस्कवरी हो गई और रैमसे ने इनर्ट गैस को पीरियोडिक टेबल में जगह दी थी 18 ग्रुप या जीरो ग्रुप में, ठीक है। तो अब बताओ, अगर मैं इसको फर्स्ट मानूं अब इसको, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अब 8वां कौन है? इनर्ट गैस। पहला कौन है? एल्कली मेटल। बहुत रिएक्शन करते हैं, वो बिल्कुल मना करते हैं। क्या प्रॉपर्टी सेम है क्या 8 में? इसका मतलब इनर्ट गैस आते ही पूरा न्यूलैंड ऑक्टेव टोटली फ्लॉप हो गया। समझ में आ गया? ये था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। समझ में आया अच्छे से? चलिए, इसके बाद आपका आता है लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर कर्व जरा समझिएगा, लोथर मेयर कर्व क्या होता है। देखो बेटा, यही से मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का बेस बनेगा, ठीक है। अपने को ठीक है, आप बोलोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, बट आप अभी से जो पढ़ते आ रहे हो कुछ ना कुछ तो नया सीखे ही हो। ऐसा नहीं है कि कुछ नया नहीं मिला होगा, जो तुम्हें 10th में पढ़ाया गया वही तुमने पढ़ाया, ठीक है। बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, तो चीजों को सुना करो थोड़ा सा। लोथर मेयर कर्व बिल्कुल नया है, 10th में पढ़ाया भी नहीं गया होगा बेटा, क्योंकि देखो सेम समय में काम चल रहा था, 1869 के आसपास की बातें हैं।
मेंडलीव अलग कंट्री में और लोथर मेयर का काम अलग कंट्री में चल रहा था। मेंडलीव उस समय 63 एलिमेंट नोन थे मेंडलीव के समय में, आज तो 118 हैं। इस समय 63 एलिमेंट थे, लेकिन मेंडलीव बेचारा परेशान था कि रखूं कैसे, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दूं या एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दूं, ये परेशानी उसके दिमाग में चल रही थी। बाकी वो ताश के पत्तों में 63 ताश के पत्ते, तो उसमें सबकी प्रॉपर्टी लिख के बैठा हुआ था कि थोड़ा सा हिंट मिले और छा जाऊंगा एकदम, ठीक है। तो लोथर मेयर ने वो हिंट दे दी उनको। लोथर मेयर क्या किया बेटा, इसने जितने भी एलिमेंट थे उस समय 63 रहे होंगे क्योंकि सेम पीरियड था, तो लोथर मेयर क्या कर रहा था, जितने भी एलिमेंट्स नोन थे बेटा उनके एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम में ग्राफ प्लॉट किया। बहुत ध्यान समझिएगा ग्राफ को, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट। क्वेश्चन सारे आपसे हो इसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ध्यान दो, किसी भी चीज को इग्नोर आप नहीं कर सकते, ठीक है। और बता रहा हूं ना बेटा, टॉपिक जो भी होता है ना उसको डिटेल में पढ़ना ही ठीक होता है। बहुत जल्दबाजी में चीजों को सीखना वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप फिर अपना कंपैरिजन, क्योंकि आप यूट्यूब पे जाते हो ना 10-10 मिनट की चीज वीडियो देते हो, कंप्लीट पीरियड टेबल इन 10 मिनट मतलब मैं उस पीरियड टेबल को पढ़ा रहा हूँ 10 घंटे में, वो 10 मिनट में। कोटा में जब मैं था तो इसके पीरियड टेबल के 1.5 घंटे के 9 लेक्चर होते थे पीरियड टेबल के। फिटजी में इसके 9 से 10 लेक्चर होते हैं पीरियड टेबल के। यानी आप सोचो तुम 10 मिनट का वीडियो देख के 10-12 घंटे वाले लड़के से अपना कंपैरिजन करोगे क्या? नहीं हो सकता। इन सब लॉलीपॉप मत आया करो, ठीक है, आएगा। अभी बता रहा हूँ ना, अभी मैं जब एटॉमिक रेडियस पढ़ाऊंगा, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ाऊंगा, तो शायद मुझे पढ़ाने में ही कम से कम 1-1 घंटा लगेगा कंसेप्ट को पढ़ाने में। क्यों? सारे एक्सेप्शंस को डील करना, सब कुछ बताना अलग होता है। सीधा सा तुमको डेफिनेशन देख के 10 मिनट के वीडियो में क्या तुम कर लोगे? आप लोग इन सब चक्कर में बिल्कुल मत फंसना, ठीक है। जो पढ़िए डिटेल में पढ़िए, क्योंकि देखो आईआईटी क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है तो नॉलेज होना चाहिए। अगर डेप्थ में नॉलेज नहीं है ना तो क्वेश्चन फंस जाएगा तुमसे कहीं ना कहीं, और फिर निकाल नहीं पाओगे उसको। क्यों? क्योंकि तुमने थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ ली है। उतने से अगर होता तो सब वही 10 मिनट का वीडियो ना पढ़ लेते कि चलो आंसर एनर्जी हम 10 मिनट में सीख लेते हैं। सारे जितने भी उसके एक्सेप्शन है कौन बताएगा? 1-2 बता दिए जो 1-2 ईयर में आए थे, आपको लगा बस हो गया खत्म। जब अभी देखो, जब पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा ना, लेक्चर एकदम अलग हो जाएगा मेरा। वहां देखो कितने एक्सेप्शन, और कुछ चीजें ऐसी हो जो याद करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या है, ऑर्डर दिया गया है, वैल्यूज थी, वैल्यूज के हिसाब से ऑर्डर दे दिया गया। कहीं कहीं का एक्सप्लेनेशन है, कहीं कहीं का नहीं है। डायरेक्ट आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो रट्टा मारना पड़ेगा कि हाँ भाई ये ऑर्डर है, कहीं बताऊंगा भैया इसको रट लो, क्योंकि आता है बार बार। क्योंकि आपको क्या 4 नंबर खींचना है वहां से, हमको बहुत हमको नॉलेज नहीं है भाई, क्योंकि हर चीज का एक्सप्लेनेशन अवेलेबल भी नहीं है कि ऐसा हो गया तो क्यों, क्योंकि वैल्यूज निकाली गई। अब वैल्यूज निकालना तुमको, अब तुमसे पूछेगा नहीं कैसे वैल्यूज आई, कि आंसर एनर्जी की वैल्यू ऐसी क्यों आई है। तो उसमें क्या कुछ का एक्सप्लेनेशन मिलता है, कुछ का नहीं मिलता। आपको जो एक्सेप्शन है कुछ को मैं आपको याद कराऊंगा ही कि भैया यहाँ पढ़ लो कि इसके आगे ये निकल जाता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिलेक्शन करना है तो। बाकी आप बहुत दिमाग लगाओगे ना तो परेशान हो जाओगे। मेरी बात समझो, जितनी बात बता रहा हूँ गारंटीड, और बड़ी बात नहीं करूंगा। कोई भी लेक्चर मेरा हो जाए, जब पीरियोडिक प्रॉपर्टी का हो, कोई भी चैप्टर का हो, आपके यार दोस्त और अच्छी जगह पढ़ते होंगे ना, ठीक है, उनसे कंपेयर कर लिया करो नोट्स को कि वो क्या एलन, कोटा, आकाश, पेस, फिटजी, उनका नोट्स और मेरा नोट्स देख लो, कितना अंतर आएगा, समझ आ जाएगा कि क्या चीज है। जो चीज मैं सुबह ही बोला था, 4 लाख 4.5 लाख देने के बाद जो पढ़ाते हैं वही काम आपको 70-80 हजार में मिल रहा है। क्योंकि मैं तो अपना पूरा कंटेंट देता हूँ, जितना कोटा में पढ़ाया जाता है वो कंटेंट पूरा आपको मिलेगा। आप इसको हल्के में ले लो कि हाँ ठीक है जाने दो क्या करने, लेकिन जो पढ़ा रहा हूँ मैं गारंटीड बता रहा हूँ कि एकदम सेम कंटेंट होगा। चाहे जाके कोटा का मॉड्यूल उठाओ और देखो कि क्या यही चीज लिखी है क्या जो मेरे नोट्स में, क्योंकि मैं भी वहां का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरे पास वही नोट्स है, मैं उसी को प्रेफर करता हूँ कोटा वाले नोट्स को। बात समझा क्या? तो इसीलिए आप ध्यान समझिए बेटा, पढ़िए और क्वेश्चन खूब करें। जितना क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। क्वेश्चन नहीं करोगे ना, थ्योरी पढ़ने से कभी काम नहीं चलेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी का एप्लीकेशन होता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल निकाल रहे हो यानी थ्योरी आती है, न्यूमेरिकल नहीं निकल रहा है यानी थ्योरी ढंग से सीखे नहीं हो, रट्टा मारे हो, कंसेप्ट नहीं बनाया तुम्हारा। और जब तुम क्वेश्चन करोगे पक्का फंसोगे। ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे, उल जरूर क्वेश्चन भी आएंगे ना, उसको याद करना पड़ेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अच्छा ये है मॉडरेंट, क्या होता है, रट डाला। सिलेक्शन चाहिए, फाइनल एक चीज फोकस करना चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। जो कंसेप्ट है कंसेप्ट बनाएंगे, जहां याद करेंगे, मेमोरी वाला पार्ट है लर्न कर लेंगे। एक बार सिलेक्शन होगा, एक बार अच्छे कॉलेज में पहुंच गया तो खत्म खेल ना। उसके बाद कौन तुमसे पूछ रहा है क्या होगा।
समझा ना? तो सिलेक्शन एक मेन मोटिव रखा करो बस कि हमको सिलेक्शन चाहिए, हमको बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बनना, ठीक है? हमारा फाइनल हमारा रिजल्ट आएगा, सुनो तुम लाख ज्ञानी बन जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन ना हो तो लोग क्या बोलेंगे? बहुत ज्ञान का भंडार हो तुम, ठीक है, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तब इज्जत होगी। या तुमको कम आता है लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, बराबर है ना? तो कट टू कट पढ़ना सीखो कि कहां से क्या क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है? ज्यादा परेशान मत हुआ करो, क्योंकि उल जरूर बुक खरीद के लाते हो मार्केट से किसी कहने पे, चलो ये भी ले लेता हूँ केमिस्ट्री की, ये भी ले लेता हूँ केमिस्ट्री की, फिजिक्स की ये ले लेता हूँ, हाँ डीसी पांडे लेके चले आए फिजिक्स के लिए, और क्या कहते हैं I = mr² भी नहीं आता तुमको, बात समझा क्या? तो चीजों को आसान बनाओ, मेहनत करते जाओ, बस मेहनत करते जाओगे तो सफलता हाथ लगेगी, ये लिख के लो। बाकी मजे करना है 2 साल तो खूब मजे कर लो, लेकिन जब एग्जाम के बाद कुछ नहीं निकलेगा तो एक बार सोचना तुमने मजे तो किए थे ना, गिल्टी मत फील करना भाई, मजे तो करना है। 2 साल बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ हाथ नहीं लगेगा तो नाराज मत होना अपने से, क्योंकि तुम्हें पहले प्री डिसाइडेड था मुझे मजे करने, तो मजे तुमने 2 साल किए, अब लाइफ मेरे साथ मजे करेगी उसके लिए हम तैयार। बस यही तक था जो था, समझा ना? चलो, तो इन्होंने क्या किया बेटा, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट में क्या किया बेटा, ग्राफ प्लॉट किया। मतलब क्या हुआ, देख बेटा, क्या इधर चल रहा है, एटॉमिक वेट बढ़ रहा है क्या? हाँ। इसका मतलब जैसे जैसे जो भी एलिमेंट उस समय थे उनको उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के ऑर्डर में लगाया और कुछ ऐसा ग्राफ मिला। बहुत ध्यान समझना, ऑब्जर्वेशन देखना ग्राफ, कुछ इस तरह से ग्राफ मिला। अब बोलो ये क्या बना रहे हो, समझो, ऑब्जर्वेशन देखना, जितनी भी पीक्स थी वहां पे एल्कली मेटल मिले, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। बहुत ध्यान से बात नहीं करोगे तो मजा आएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, पीक्स पे क्या मिले, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट। मेरी बात समझो, क्या किया इन्होंने, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम में जितने भी 63 एलिमेंट नोन थे उनके बढ़ते हुए ऑर्डर में ग्राफ बनाया। आप कुछ समझ रहे हो बेटा, लिथियम का एटॉमिक वेट कितना है, 7, इसका क्या है, 23, इसका मतलब इस ग्राफ में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 करते करते यहाँ 23 आया होगा एटॉमिक वेट। अब इसका है 39, तो 23 इधर, 24, 25, 26, 27, 28 एटॉमिक वेट बढ़ते बढ़ते यहाँ 39 आ गया। समझ रहे हो? ठीक है, चलिए, तो क्या होगा, जितने भी आपके एल्कली, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑक्यूपाई द पीक पोजीशन ऑन द कर्व। पहला ऑब्जर्वेशन लूथर मेरे घर में क्या दिखा कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, इट मींस एल्कली मेटल्स, दे ऑक्यूपाई पीक पोजीशन ऑन द कर्व, उनको पीक पोजीशन मिली। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इट मींस अल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑक्यूपाई डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व, यानी बेरिलियम यहां मिला डिसेंडिंग पोजीशन पे, मैग्नीशियम यहां मिला, कैल्शियम यहां मिला, स्ट्रोंशियम यहां मिला, आपका बेरियम यहां मिला। तो ऑब्जर्वेशन समझा कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स थे वो पीक पे मिले, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल थे वो डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व मिले, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थे, इट मींस हैलोजन, दे ऑक्यूपाई द असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व, यानी हैलोजन असेंडिंग पे मिले, यहां पे फ्लोरीन, यहां पे क्लोरीन, यहां पे ब्रोमीन, यहां पे आयोडीन। समझा? और उसके बाद जितने आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट थे, ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको बोलते हैं, और मेटलॉइड, वो सब बॉटम पोजीशन पे यहां पे मिले, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डीएनए ब्लॉक एलिमेंट एंड मेटलॉइड, दे ऑक्यूपाई बॉटम पोजीशन ऑन द कर्व। तो क्या हुआ बेटा, व्हाट इज लोथर मेयर कर्व? ही प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन atomic weight and atomic volume of different element, and there are 4 observation. First, the most electropositive element, it means alkali metal, occupy the peak position on the curve. The less electropositive element yani alkaline earth metal occupy the descending position of the curve. The most electronegative atom yani halogens occupy the ascending position of the curve, and the transition element and metalloid occupy the bottom position of the curve. इसका मतलब सबसे कम वॉल्यूम किसका है? ट्रांजिशन डी ब्लॉक के एलिमेंट का। अगर वॉल्यूम सबसे कम है तो डेंसिटी सबसे क्या होगी, हाईएस्ट होगी, इसलिए ट्रांजिशन मेटल की डेंसिटी सबसे हाईएस्ट होती है पूरे डी ब्लॉक में। ऑस्मियम और इरेडियम ये 2 एलिमेंट है जिसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, ऑस्मियम एंड इरेडियम, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा, अब बात है सर यहाँ से उसने समझाया क्या? अच्छा एक बात बताओ, उसने एक बात बताई कि भैया सेम पोजीशन में पाए जाने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है। उसने क्या बोला, सेम पोजीशन में पाए जाने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम। तो जितने पीक्स हैं वहां देखो कौन मिले हैं,
एल्कली मेटल, यानी इन सब की प्रॉपर्टी सेम पोजीशन पे पाए जाने एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है। तो पीक्स पे कौन है? एल्कली मेटल। आज भी देखो इनकी प्रॉपर्टी सेम है। डिसेंडिंग पे कौन मिले? एल्कलाइन अर्थ मेटल। सारे डिसेंडिंग पे ही मिल रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। सारे हैलोजन कहां मिले? असेंडिंग मिले, तो उनकी प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। और इन्होंने एक लॉ बना दिया कि इन्होंने क्या बोला कि इट मींस द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यही लाइन बोल दी और यही मेंडली पे चुरा लिया। ठीक है, इतना का इंतजार था कि कोई बोले, बस हम तो बैठे ताश के पत्ते रख के खत्म कर देंगे सारा खेल। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक फंक्शन? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है, क्या बोला कि एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। इसका जरा मतलब समझना, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट का मतलब कि अगर हम एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज करें तो एक डेफिनिट टाइम इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट होगा। इसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, उसने क्या बोला? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इसका मतलब अगर हम एलिमेंट्स को, जितने भी नोन है, उनको अगर उनके एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज करें तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट होगा। इसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक फंक्शन? यानी आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट गेट्स रिपीटेड व्हेन वी अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर एटॉमिक वेट। तो आप खुद देखो ना बेटा, ये कर क्या रहा था? इसका एटॉमिक वेट 7, इसका 23, यानी 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे तो अरेंज कर रहा था। इसका एटॉमिक वेट के ऑर्डर में जब एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था, देखो एक डेफिनिट टाइम इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। समझ में आया क्या? इसे क्या बोलते हैं बेटा? पीरियोडिक फंक्शन। अब बस इसी लाइन को सुन लिया मेंडलीव, मतलब वो समझ गया कि अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब मेरे पास 63 एलिमेंट है और मैं सबको क्या करूंगा? उनके एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज कर डालूंगा। समझा? चलिए हटाओ इसको। समझ में आ गया? हाँ, फ्लॉप क्या बेटा? ये फ्लॉप नहीं थे, इनकी बात थी, लेकिन मेंडलीव के सामने इनकी आवाज दब गई। ठीक है, क्योंकि इतना ये शोर नहीं मचा पाया जितना मेंडलीव ने मचा दिया। इनकी बात को अपना नाम भी दे दिया, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बोला इन्होंने। और सारा फुटेज कौन ले गया? मेंडलीव। ठीक है, उसने इसी को बोल दिया मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। और एक्चुअली क्या ना, मेंडलीव का काम बड़ा प्रॉपर है, तो ग्राफ खींच के हट गए। मेंडलीव ने बड़े प्रॉपर तरीके से अरेंज किया था, इनको इंपॉर्टेंस ही कम मिली। मेंडलीव पहला ऐसा साइंटिस्ट था जो थोड़ा कलाकार टाइप का था, हॉरिजॉन्टल रोज बनाए, वर्टिकल कॉलम्स बनाए, तो उस समय लोगों को लगा यार इतना अच्छा काम कौन कर सकता है, तो इसलिए उनको ज्यादा वेटेज मिल गया और इनकी आवाज दब गई। Mendeleev was the first scientist who classified the element in very systematic manner. In means horizontal rows and vertical columns. अभी तक कोई ऐसा कॉलम बना था क्या? नहीं। ठीक है, और मेंडलीव में क्या, जो वर्टिकल कॉलम्स उनको ग्रुप बोल रहे थे, सेम ग्रुप में पाए जाने एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या हो रही थी? सेम। तो एक की प्रॉपर्टी पढ़ लो तो बाकी सबका नॉलेज हो जाता था। ऐसा यहाँ थोड़ी हो जाएगा। बात समझे ना? इसलिए इतना वेटेज इनको मिला नहीं, बट काम इनका भी अच्छा। आइए जरा अब बात करते हैं हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल स्पेलिंग देख लेना भैया, सब अलग अलग होता है यार, कहीं कुछ लिखा हो कहीं कुछ लिखा है। मेंडलीव मैं तो ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि स्पेलिंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हर जगह के अलग अलग स्पेलिंग होते हैं। कहीं सत्य साई बोलते हैं, कहीं सत्य साई बोलते हैं। ठीक है, तो बस वही है। चलिए, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेरी बात सुनो। सबसे पहले पूछा था व्हाट इज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, तो जो बात लोथर मैंने बोली थी उसी का नाम मेंडलीव लगा दो। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव the physical and chemical properties of element are the periodic function of their atomic weight। हो गया मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। बात समझा क्या? अच्छा, अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? पिछले साल तक जो आपकी बुक थी ना, उसमें मेंडलीव पीरियोडिक बना के दी गई थी, अब नहीं बनाया गया, उतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या क्या है, इनकी पीरियोडिक क्या क्या खास बातें थी? चलो, सबसे पहली बात, इनकी पीरियोडिक टेबल, जितने पॉइंट्स लिखा रहा हूं वही पॉइंट्स काम आएंगे आपको। इनकी पीरियोडिक टेबल बेस्ड थी एटॉमिक वेट पे। पहला किस पे था? एटॉमिक वेट, बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। इनकी पीरियोडिक टेबल बेटा किस पे बेस्ड थी? एटॉमिक वेट।
और उस समय पर 63 एलिमेंट नोन थे, ठीक है, उस समय तक 63 एलिमेंट क्या थे, नोन थे, ठीक है। अगली बात, he was the first scientist who classified the element in very systematic manner in which horizontal rows and vertical columns, ठीक है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे और आज भी 7 ही है, ठीक है, और जिनको वो पीरियड बोला करता था, ठीक है। 7 हॉरिजॉन्टल रोज, ये वाले जो ऐसे बने होंगे आपके सामने, ठीक है, उनको क्या बोलते थे, पीरियड। एंड देयर इज 8 वर्टिकल कॉलम्स, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल इस समय आपके बुक में नहीं बनी है, 8 वर्टिकल कॉलम्स जिनको वो ग्रुप्स बोला करता था। यानी ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बड़े ही प्रॉपर मैनर में एलिमेंट को क्लासिफाई किया, हॉरिजॉन्टल रोज बनाए, वर्टिकल कॉलम्स बनाए, और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने हॉरिजॉन्टल रोज थे, 7, आज भी 7 ही है, उनको पीरियड्स बोला जाता है। और 8 वर्टिकल कॉलम्स है, इनको ग्रुप, आज के समय देखोगे 18 ग्रुप है आज, ठीक है, यहाँ तक तो 8 ही थे इनके समय में। अच्छा, 8 वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप बोलते थे, जिसमें से बेटा 1 to 7th ग्रुप, 1 to 7th ग्रुप के हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था, ए सब ग्रुप और बी सब ग्रुप। बात समझिएगा, ठीक है, यानी 8 ग्रुप थे, उसमें से लेके 1 से लेके 7वें तक का ग्रुप में हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था, ए सब ग्रुप और बी सब ग्रुप। ए सब ग्रुप में जो एलिमेंट्स रखे जाते थे उनको नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते थे, और नॉर्मल एलिमेंट्स के अगर फील्ड जानना है तो आज के समय का एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, आज के समय का एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। गौर से देखो, अगर फर्स्ट ए सेकंड ए लिखा होगा तो एस ब्लॉक के ऊपर ए चलता है, पी ब्लॉक के ऊपर ए चलता है, लेकिन डी और एफ के ऊपर बी लिखा रहता है, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, हालांकि लिखा नहीं होगा, आईयूपीएससी के हिसाब से 1 to 18 बनाया होगा उसने, ठीक है। जाने पहली दफा 8 ग्रुप थे, 1 से लेके 7 तक के ग्रुप के हर ग्रुप में कितने सब ग्रुप थे, 2, मतलब फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, यानी उनके पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे, जिसमें से 1 से लेके 7वें ग्रुप तक का हर ग्रुप 2 सब ग्रुप में डिवाइड था, ए सब ग्रुप एंड बी सब। ए ग्रुप सब, ए सब ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट, जो आज के समय का एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है। बी सब ग्रुप आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, ये क्या थे, ट्रांजिशन एलिमेंट, जो आज के समय का डी एंड एफ ब्लॉक है। बात समझे ना, डी एंड एफ ब्लॉक, इनको बी में रखा गया था, ठीक है। चलिए, और जो 8वां ग्रुप था बड़ा अजीब था, 8वें ग्रुप के, मेंडलीव के 8वें ग्रुप में 9 एलिमेंट को 3 रोज में रखा गया था, ठीक है। ये देखिए कुछ ऐसा, 8वें ग्रुप में टोटल एलिमेंट कितने थे, 9, और उसको 3 रोज में रखा है। कौन कौन सा, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, रुथेनियम, ऑस्मियम, रोडियम, इरेडियम, पैलेडियम, प्लैटिनम, ठीक है। तो ये क्या होता, जो 8वां ग्रुप था उसमें 9 एलिमेंट थे जिनको 3 रोज में रखा गया था, आयरन, कोबाल्ट, निकल, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरेडियम, प्लैटिनम। जब समय मिलेगा चीजों को याद करा दूंगा बेटा, पीरियोडिक टेबल कोई बड़ी बात नहीं है। फिर सब कौन रहेगा आयरलैंड, नहीं पढ़ोगे पिटो, ठीक है, तो अपन लोग याद कर लेंगे कैसे क्या याद करना है, ठीक है। इसको फिर सब, ठीक है, फिर अस है ना, और ये हो गया कौन रहेगा आयरलैंड, और नहीं पढ़ोगे पिटोगे, ठीक है। तो ये जो 8 एलिमेंट है इनको 3 रोज में रखा गया, ठीक है। 8 में कौन कौन सी बातें हुई बेटा, चलो एक बार रिवाइज करो। पहला क्या, मेंडली पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है बेटा, कि फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। किस पे बेस्ड थी इनकी पीरियोडिक टेबल, 63 एलिमेंट थे, और पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ही प्रॉपर मैनर में एलिमेंट को क्लासिफाई किया, हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स में। हॉरिजॉन्टल रोज कितने थे, उनको पीरियड्स बोला गया, 8 वर्टिकल कॉलम्स उनको ग्रुप बोला गया। 1 से लेके 7वें ग्रुप तक का हर ग्रुप ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड था, ए ग्रुप को नॉर्मल एलिमेंट, बी ग्रुप को ट्रांजिशन एलिमेंट, और 8वें ग्रुप में 9 एलिमेंट 3 के रोज में थे। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा, और इन्होंने एक बात बोली कि सेम ग्रुप में बिलोंग करने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है। बोल भी दिया कि एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट रखे गए हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम, पर उसका रीजन नहीं पता कि क्यों। जिसे पूछा गया कि सेम ग्रुप में बिलोंग करने वाली प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है, उसका आंसर इनके पास नहीं था। उसका आंसर देगा लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि भैया जब सेम ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी सेम, ठीक है। तो ये चीज इनके इसके लिए आंसरेबल बिल्कुल नहीं थे कि हाँ बोल तो दिया था सेम ग्रुप में पाए जाने एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम, बट रीजन क्या हो, यानी कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इनको नहीं मालूम
कि भाई ऐसा क्या होता है कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद जब हम एटम्स को, उनके एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के ऑर्डर में रख रहे हैं, तो ऐसा क्या हो रहा है कि एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट कैसे रिपीट हो रहा है, उसका रीजन इनके पास नहीं था, यानी कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी के नॉलेज इनके पास बिल्कुल भी नहीं था। तो बता, इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलिए अगली बात करते हैं बेटा, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और आज की कहानी यही खत्म करेंगे, ठीक है? अगले लेक्चर से स्टार्ट हो जाएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है? चलिए मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल समझो। मेरिट्स का मतलब पहले इनकी अच्छाइयां करेंगे, क्या अच्छाई थी, फिर बुराई पे आएंगे। चलिए मेरिट्स पहला क्या भाई, एलिमेंट्स को पढ़ना हमारे लिए आसान हो गया भाई, एलिमेंट का नॉलेज। क्योंकि क्या होता था, अगर सारे ग्रुप को बेटा अलग अलग रखते तुमको 63 के 63 एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ता। अभी इन्होंने ऐसा टेबल बना दिया कि एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, तो अगर एक की प्रॉपर्टी पढ़ लिया जो और है उनकी प्रॉपर्टी अपने आप नॉलेज हो जाएगा, यानी एलिमेंट को पढ़ना आसान। अब सबको हमको इंडिविजुअल नहीं पढ़ना पड़ेगा, बराबर। अच्छा सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड इनका मेरिट, द प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। एक्चुअली क्या है ना, जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ वैकेंट स्पेसेस छोड़ दिया था उसने, ठीक है? जिससे क्या होता है, जो जूनियर साइंटिस्ट थे उनको एक मोटिवेशन मिला कि पिक्चर अभी बाकी है। बात समझा क्या? अगर पूरा वैकेंट स्पेस ना छोड़ा, साल कोई सोचता भी नहीं कि 63 से आज 118 हो गए। बात समझा ना? तो भाई इतने बड़े साइंटिस्ट थे, अगर वो वैकेंट स्पेस ना छोड़ते, लोगों ने कहा मेंडलीव काम कर गया, इसका मतलब कुछ नहीं हो सकता, खत्म। वैकेंट स्पेस छोड़ गए थे, जिससे जो जूनियर साइंटिस्ट थे उनको मोटिवेशन मिला कि अभी और भी एलिमेंट डिस्कवर किए जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि वैकेंट स्पेस छोड़ के निकल गया, बाकायदे बता के गया कि यहाँ जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, ये तक बता के गए। यानी पूरी प्रॉपर्टी बता के गए थे कि जो भी तुम एलिमेंट खोजोगे उसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। मेंडलीव के समय में गैलियम नहीं था, यहाँ पे उसने वैकेंट स्पेस छोड़ रखा था, और यहाँ इसका नाम वो बता के गया था कि दिस इज कॉल्ड इका एल्यूमिनियम। इका एल्यूमिनियम, इका इज द संस्कृत वर्ड जिसका मतलब होता है समान, सेम। इसका मतलब क्या, इका एल्यूमिनियम का मतलब यहाँ जो भी डिस्कवर होगा उसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के समान हो, और यही बाद में बन गया गैलियम। गैलियम, इका एल्यूमिनियम इज कॉल्ड गैलियम, ठीक है? ऐसे ही था कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो जर्मेनियम नहीं था उस समय, इसको बोला था उसने इका सिलिकॉन, इका सिलिकॉन। बाद में यही क्या बना, जर्मेनियम, ठीक है? इका मैग्नीज, इका मैंगनीज, ये बाद में बना स्कैंडियम। ये क्या बना बाद में, स्कैंडियम, सॉरी स्कैंडियम नहीं, टेक्नीशियम। इका बोरान बना था स्कैंडियम, इका बोरान ये बना था स्कैंडियम। ये चार याद रखना कम से कम कि इका एल्युमिनियम क्या है, गैलियम, इका सिलिकॉन जर्मेनियम, इका मैग्नीज टेक्नीशियम, इका बोरान स्कैंडियम। इसका मतलब नए नए एलिमेंट को खोजने में इसने क्या किया, हेल्प किया जूनियर साइंटिस्ट को, जिससे आज डिस्कवरी होकर 118 हो गया। और तीसरा इसका जो मेरिट था वो था करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। तीसरा जो इसकी मेरिट थी वो है करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। एक्चुअली क्या हो रहा था ना बेटा, जब ये एलिमेंट्स को उसके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के ऑर्डर में रख रहा था ना, कहीं कहीं खुद को बेचारे को परेशानी हो रही, क्योंकि कुछ लोग पहले गड़बड़ बता के गए थे। मतलब होता क्या है कि भाई एटॉमिक वेट का ऑर्डर रखना है, जब इसको रखना होता था किसको, बेरिलियम वगैरह को, तो बेरिलियम के बारे में ध्यान देना कि नॉर्मल एटॉमिक वेट का जो फॉर्मूला होता है, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू होता है आपका क्या, वैलेंसी फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट वेट, इनटू इक्विवेलेंट वेट। अभी मैं आपको इक्विवेलेंट वेट नहीं बताऊंगा, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, बेरिलियम के बारे में क्या बताया गया था भैया कि इसका वैलेंसी फैक्टर जो है, भाई इक्विवेलेंट वेट इसका फिक्स है 4.5, इसका इक्विवेलेंट वेट फिक्स है क्या, 4.5। लेकिन बेरिलियम को पहले लोग क्या बता गए थे कि ट्राई वैलेंट होता है,
क्या होता है, ट्राईवैलेंट। इसका इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3। मेंडलीव के पहले क्या बता गए थे कि बेरिलियम भाई देखो इक्विवेलेंट वेट तो फिक्स है, उसके पहले लोग बोलते थे कि बेरिलियम क्या है, ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट का मतलब वैलेंसी क्या, 3 into 3, एटॉमिक वेट कितना आएगा, 13.5 बराबर। अच्छा एक बात बताओ, बहुत ध्यान समझना, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, और पीरियोडिक टेबल में कार्बन के जस्ट बाद क्या रखा है, नाइट्रोजन, बराबर। भी आप समझो मेंडलीव में भी क्या था, कार्बन जहां पे रखा गया, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से, कार्बन 12, कार्बन 13, आइसोटोप भी यही रखे गए हैं, ठीक है। इसका 14 कहाँ आएगा, जस्ट बाद में, तो कार्बन के बाद नाइट्रोजन रखा गया है। और बेरिलियम का एटॉमिक वेट कितना आ रहा है, इसका यही बीच में इसको भी डालना है, इसका मतलब कहाँ जगह कहाँ था, तो समझ गया कुछ ना कुछ लोचा है भाई। कार्बन के बाद पहले से नाइट्रोजन रख के बैठा हूं, ये 13.5 ऐसे कैसे होगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बेरिलियम कैसे आ पाएगा, जब कार्बन पर नाइट्रोजन फिक्स कर दिया हूं मैं, तो इसका मतलब ये एटॉमिक वेट गलत है। तो उसने क्या किया, फिर इसको करेक्ट किया, उसने बोला भैया देखो इक्विवेलेंट वेट तो 4.5 है, बट जिसने भी ये बताया है ना इसकी वैलेंसी 3 है, वो गलत करके गया है। बेरिलियम की वैलेंसी होती है 2, और आप आगे पढ़ते जाओगे कि बेरिलियम बनाता है BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड, कितने बॉन्ड बनाया है, 2, यानी इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2, और जब 2 करेंगे तो 2 into 4.5 यानी क्या आ जाएगा, 9। आप टेंशन खत्म हो गई, कैसे, लिथियम होता है 7, फिर देखो बोरान होता है आपका 11, इसी के बीच में फिट हो जाएगा क्या, 4 बेरिलियम 9। बात समझा क्या, तो करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट, यानी डाउटफुल एटॉमिक वेट में करेक्शन, और किन करेंगे, ये तो बेरिलियम का मैंने समझा दिया, यूरेनियम का भी किया था, इंडियम का भी किया था, गोल्ड का भी किया था, और प्लैटिनम, इन सबके भी एटॉमिक वेट को करेक्ट किया था मेंडलीव। बात समझा क्या, ये हो गया आपका करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। तो आज ये मेरिट तक ही रखते हैं, अगले लेक्चर में कर लेंगे डीमेरिट और मॉडर्न पीरियड। क्या बेटा, ना ना केवल बेरिलियम का, हर का सबका वेट अलग अलग होता है, एक का बता दिया, बाकी का भी ऐसे होता है, बट उसमें अपने इंटरेस्ट नहीं दिखाना किसका क्या होता है, ठीक है। कार्बन का 1s 2s या अभी नॉर्मल वाला 2 and 4, क्या चीज बेटा, कार्बन जो है ना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए क्या शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है। और ऐसा नहीं कार्बन गेन नहीं कर सकता, जब कार्बाइड बनाता है तो गेन भी करता है, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे लूज भी करेगा, कार्बोकैटायन बनाएगा, तो बड़ी कहानियां हैं, जाने दो, अभी के शेयर करना शुरू।